अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम ऐसा इशू डिस्कस करेंगे जो कि रिपीट तो बहुत होता रहता है, लेकिन जिस तरीके से उसको एड्रेस करना चाहिए वो तरीका कार शायद ठीक नहीं है। और आम तौर पे जितनी सीरियसनेस के साथ बलूचिस्तान को डिस्कस करना चाहिए हम नहीं करते, ना उतनी कवरेज देते हैं। हमारी हार्डली कोई DSNGs आपको बलूचिस्तान के इंटीरियर्स में नज़र आएंगी और मीडिया कवरेज नज़र आएगी। और कवरेज तो दूर की बात, हम स्टूडियोज़ में बैठ के भी एट टाइम्स खुल के इस हवाले से बात नहीं कर सकते। इस हवाले से फर्दर बात करने के लिए मोहम्मद बरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और टेलीफोन लाइन पे अनवार हक काकर साहब बलूचिस्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अनवार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अनवार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपसे शुरू करना चाह रही हूँ कि हम बलूचिस्तान को क्या ठीक से एड्रेस ही नहीं कर पा रहे, कि इशू क्या है? मेरे ख्याल में जी मेन स्ट्रीम में एक स्टेज पर इनडिफरेंस है और दूसरी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ये दोनों बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। एक तो इशू को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, राइट कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, और दूसरा जब अगर किसी हल्के की तरफ से किया भी जाता है तो फिर इनडिफरेंस एक प्रॉब्लम आता है। ये दो बुनियादी मसाइल हैं एज फार एज बलूचिस्तान इज कंसर्न्ड। ठीक है, और वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर रहे हैं और इंडिफरेंस इंटेंशनली कर रहे हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में जी एक तो दो तीन फैक्टर्स हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि अंडर डेवलपमेंट को बाज़ औक़ात लोग कॉज ऑफ अनरेस्ट के तौर पर अगर देखते हैं तो ये बड़ी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है। जो नेशनलिस्ट बलोच नेशनलिज्म की जो जेनेसिस है उसमें उनका अपना एक पर्सपेक्टिव और व्यू है रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन बेस्ड ऑन इथनिसिटी। उस के डिफरेंस को लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं। वो समझते हैं शायद अंडर डेवलपमेंट की वजह से ये अनरेस्ट या चार यहाँ पे सो कॉल्ड इंसर्जेंसीज चली हैं। तो उस वजह से उसको राइट कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये इसका जेनेसिस शुरू कहाँ से होता है और क्यों है। ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि वो एथनिसाइज्ड ज़्यादा है, वो इतना पॉलिटिकल नहीं है, ना ही स्ट्रेटेजिकली वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एम आई राइट? स्ट्रेटेजिकली कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में है कि देखिए जी, कांग्रेस और यूनाइटेड इंडिया और इंडिपेंडेंट पाकिस्तान एक स्लोगन था प्री पार्टीशन। यहाँ पे पॉलिटिकल लाइंस के तहत कुछ लोग मुस्लिम लीग के ऑफशूट्स पॉलिटिशियन रहे हैं और कुछ कांग्रेस से अलाइंड रहे हैं। उन दोनों की रिफ्लेक्शन आपको 2012 की सियासत में भी नजर आई। तो उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये इतना सिंपल इसलिए नहीं है। ठीक है, मुझे मोहब्बत साहब की तरफ आने दे। मोहब्बत साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये काफ़ी हॉरेंडस किस्म की रियलिटी है अगर हम इसको टैकल नहीं कर सकते कि प्री पार्टीशन पॉलिटिक्स इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स पर्टिकुलरली इन बलूचिस्तान। इसको टैकल कैसे किया जाए अगर ये बात ठीक है? बीबी, बलूचिस्तान को असल में समझा ही नहीं गया। बलूचिस्तान पे किसी ने कोई हमदर्दी का इजहार ही नहीं किया। हमारे साबिका हुकूमतों ने भी, फिर अब के जो हैं, अब उन्होंने तो गौर करना ही छोड़ दिया। पता नहीं उनकी दिलचस्पियाँ ही मुख्तलिफ हैं। उनके छोटे छोटे मसले हैं, छोटे, अगर वो वक्त पे हल होते तो आज सूरत हाल ये नहीं होती। हम रो रो के हम थक गए, कह कह के हम थक गए, बोल बोल के हम थक गए, हमारे गले फट गए, कोई सुनने वाला है ही नहीं। आप यकीन करें, 6 साल पार्लियामेंट में रहा हूँ, बोल बोल के किसी को दिलचस्पी है ही नहीं। क्यों नहीं है दिलचस्पी? नहीं है, उनकी दिलचस्पियाँ किसी और चीज़ों में है। आप यकीन करें, मैं सही कह रहा हूँ, उनकी दिलचस्पियाँ और चीज़ों में है, मुल्क में नहीं है, मुल्क के लिए नहीं है, वहाँ के लोगों के लिए नहीं है। तो इसकी सूरत हाल तो ये तो होनी है। अच्छा, आपको लगता है कि बलूचिस्तान के मसले को लेके हम सारे एलिमेंट्स और सारे स्टेक होल्डर्स को एड्रेस एटलीस्ट करते हैं, सबको ऑन बोर्ड लेते हैं? हम एजेंसीज को भी क्या ऑन बोर्ड लेते हैं? क्या हम पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेते हैं, या हम किसी ना किसी को स्किप कर देते हैं जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग प्रिवेल हो रही? नहीं बीबी, सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, सबके साथ बात करनी चाहिए, सबका हक है, ये मुल्क हम सबका है, अकेले हमारा नहीं है, सिर्फ सियासी लीडरों का नहीं है। इसमें पाकिस्तान आर्मी का भी रोल है, इसमें FC का भी वहाँ रोल है, इसमें पॉलिटिकल लीडर हैं उनका रोल है, जो आम लोग हैं, जो आम बलोच हैं, जो पार्लियामेंट में नहीं है, जो सामने नहीं है, जो बाहर हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, उन सब की सुननी चाहिए।
उनके अच्छा मोहम्मद हकूक़। साहब, ये जो एक इम्प्रेशन है कि वो लोग जो पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं या मिलिटेंसी क्रिएट कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ पर्सन्स या उनकी जो तादाद है वो कम है, मगर उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। इन्फ्लुएंस इस वजह से ज़्यादा है कि वो उनके पास हथियार हैं, बाहर के मुल्क इनको इमदाद दे रहे हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। डॉलर ले रहे हैं, पैसे लेते हैं, सरे आम कह रहे हैं, आज़ादी की बात बोलते हैं। ये तो आज का नहीं है, ये तो बड़ा पुराना अरसे से ये सिलसिला जारी है। ठीक है मोहम्मद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। अनवार साहब, आपसे ही जानना चाहूँगी कि फॉरेन इंटरवेंशन को हम कैसे टैकल करें, क्या हम ठीक या इंटेलिजेंट डिप्लोमेसी करें इस हवाले से? सॉरी जी, मैं आपकी आवाज़ सही नहीं आई। आप क्या सवाल? अनवार साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि मोहम्मद साहब ने फॉरेन इंटरवेंशन का पॉइंट रेज किया है, क्या हम इस मसले को इंटेलिजेंट डिप्लोमेसी के थ्रू हल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब भी हमारी भारत से बातचीत होती है, और अगर मैं सिर्फ भारत की मुदाखलत की बात करूँ तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरीज़ या वज़ीर आज़म या सदूर भी इस बारे में ठीक से या खुल के बात क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारे पास सबूत भी हो तब भी नहीं। देखिए जी, मेरी ये जाती राय है कि वी हैव बीन वेरी अपोलोजेटिक ऑन दिस फ्रंट। हमारी जो केस जिस तरीके से आर्टिकुलेट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया को, इंडियन इंटेलिजेंशिया को, पॉलिटिकल क्लास को देखेंगे तो वो कश्मीर में हमारी इंटरफेरेंस की ड्रम बीट रिपीटेडली बजाते रहे, लेकिन उसकी निस्बत बलूचिस्तान में जो उनकी एक बड़ी ब्लेटेंट किस्म की इंटरफेरेंस है, उसको हम सिविल मिलिट्री रिलेशन के इम्बैलेंस में, लिबरल कंजर्वेटिव के इम्बैलेंस में, राइट और लेफ्ट के चक्कर में हम कोई नेशनल स्टांस नहीं डेवलप कर सके, जो बड़ी बदकिस्मती है हमारी। और गवर्नमेंट ऑफ द डे जिनका ये काम ना तो उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन फीड की है मेन स्ट्रीम मीडिया को प्रॉपर, ना इंटेलिजेंशिया को। लोगों से अगर आप बात करें तो वो कहते हैं कि आप इंडियन सेंट्रिक बात कर रहे हैं, छोड़ दें इस बात को, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, अपने मामला आप खुद ठीक कर लें। एक एस्पेक्ट फॉरेन इंटरवेंशन का एग्जिस्ट कर रहा है। इवन इंटरनेशनल स्टैंडिंग के लोग जिस तरह क्रिस्टीन फेयर हैं, उन्होंने पब्लिकली एक जगह पे कहा है कि प्राइवेटली इंडियंस हैव कन्फाइडेड टू हर इन जायदान कि वो बलूच इंसर्जेंसी को या बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी को फीड कर रहे हैं। और इस तरह कई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये बात की है। लेकिन क्या सिर्फ भारत मुदाखलत कर रहे हैं? और भी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऑल्दो आपने कहा है कि अंडर डेवलपमेंट ऐसा एलिमेंट नहीं है, ये सुपरफिशियल है, इसको इतना कंसिडर नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ट्रस्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते ना। ट्रस्ट डेफिसिट रहा, और जब एक टेरिटरी में एथनिक इश्यूज हो या किसी भी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट हो तो एक्सटर्नल एलिमेंट्स को छूट तो मिलती है वहाँ पे काम करने की। डोंट गेट मी रॉन्ग, अंडर डेवलपमेंट सप्लीमेंट करता है ऐसी सिचुएशंस में, कॉज नहीं होता। दिस इज माय व्यू। वो सप्लीमेंट जरूर कर रहा होगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जितने या आइदर इट्स इंडिया और एनी अदर फोर्स, ये काम था हमारे ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल इनपुट हो फॉरेन ऑफिस के थ्रू, और गवर्नमेंट ऑफ द डे उस पर कोई क्लियर कट पॉलिसी ले। और अनवार साहब, मुझे यहाँ पे एक पॉइंट रेज करने दें, उसके हवाले से पहले मैं मोहम्मद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, फिर आपकी तरफ वापस आऊँगी। मोहम्मद साहब, अनवार साहब जिस बारे में बात कर रहे हैं कि ये अगर एक नेशनल कंसेंसस चाहिए, एक नेशनल ओपिनियन को क्रिएट करना चाहिए और सारे इश्यूज को एड्रेस करें, आप अंडर डेवलपमेंट को भी एड्रेस करें, आप फॉरेन इंटरवेंशन को भी एड्रेस करें, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम अपनी एजेंसीज को या हम अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, जो कि ऑस्टेंसिबली दे आर नॉट वर्किंग वेल फॉर बलूचिस्तान, अगर हम उनको ब्लेम करें तो जब हमारी में आपस में इत्तेफाक नहीं होगा तो हम बलूचिस्तान को कैसे बचा सकेंगे? क्योंकि हम तो अपने ही पे जुल्म हो रहा है और फिर हम खुद को ही जालिम कह रहे हैं। इसका क्या हाल है? आपकी बात बिल्कुल बजा। अगर हम अपने अंदर हम ठीक होते तो आज ये नौबत नहीं आती किसी और को, किसी गैर को हम पे इस तरह के हमले करने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन हमारे अपने अंदर जो खराबियां हैं, खामियां हैं, तो इसीलिए ये सूरत हाल आज सामने है। अब वो अगर वज़ारत ख़ारिजा बात करेगी भी उन्होंने सुननी नहीं है। फ़र्ज़ किया अगर इंडिया है, इंडिया इसमें शामिल है, इंडिया से आप जो भी करें ये हमारा आज का दुश्मन नहीं है, अज़ली दुश्मन है, ये करता रहता है।
इन्होंने कभी भी हमें माफ़ नहीं करना, हमने अपने अंदर बनाना है। ये तो थोड़ा सा इंतहा पसंद पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, क्योंकि डिप्लोमेसी भी तो एक चीज़ है, कर ग्लोबलाइजेशन ले, भी तो हमें चीज़ उससे है। मैं इनकार तो नहीं कर रहा बीबी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन असल चीज़ आप अपने अंदर की जो खराबियाँ हैं उसको दूर करेंगे तो पाकिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के ख़ास तौर पे ठीक है, बलोच लोग हैं, मुहिब वतन है, इसी तरह उनके इसी तरह के जुल्म किए गए तो ये मौका इनको ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेक ले लें नाज़रीन, फिर वापस आते हैं और ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करें और बताएं कि बलूचिस्तान के मसले को हल करने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि हम खुद ही अपने इंस्टीट्यूशंस को डिफेम करें, और अगर ये हल नहीं तो फिर क्या हल होना चाहिए इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अब बात कर रहे हैं बलूचिस्तान पे। अनवार साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम बलूचिस्तान को डिस्कस करते हैं, पर्टिकुलरली पिछले 4-5 साल से, तो जो इंस्टीट्यूशन सबसे पहले माइंड में आता है एज अ रीडर, एज अ ऑब्जर्वर, एज अ जर्नलिस्ट, वो हमारी इंटेलिजेंस है। ऑल्दो कभी आपने इंटेलिजेंस से इंटरेक्ट किया हो या ना किया हो, एक परसेप्शन ऐसा बन गया है, ISI वर्सेस जुडिशरी वर्सेस ISI वर्सेस बलूचिस्तान। ये जो एक सुपरफिशियल और मे बी ट्रूथ कुछ रूमर्स हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इसको क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते कि अगर मिसिंग पर्सनस के कुछ इश्यूज हैं या कुछ नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं तो हमारी इंटेलिजेंस की भी कुछ रिजर्वेशंस हो सकती हैं, ऑल्दो इट्स आवर इंस्टीट्यूशन। एड्रेसिंग बलूचिस्तान इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एड्रेसिंग ISI। व्हाट डू यू थिंक? देखिए जी, मैं इसको कोई इंस्टीट्यूशनल कन्फ्रंटेशन से कम इंस्टीट्यूशनल गैप इस सेंस में समझता हूँ, इसमें पार्लियामेंट भी एक हिस्सा है। ये जो गैप आपको और हमें अपरेंटली नजर आ रहा है बिटवीन द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट, वो लैक ऑफ लेजिस्लेशन की वजह से भी है। यू हैव एंटर्ड इनटू अ वॉर ऑन टेरर फॉर लास्ट 9 years और 10 years, और साथ में इंसर्जेंसीज भी मुल्क में चल रही हैं। आपके पास कोई कानून साजी क्लियर कट नहीं है जिसके तहत ये तमाम इदारे वो ऑपरेट कर रहे हैं। और जुडिशियल माइंडसेट जो है वो स्टैट्यूट, लॉज, रूल्स ऑफ लॉ उनको बेस बनाकर चीजों को एड्रेस कर रही है और करना चाह रही है और ठीक भी कर रही है। अब इसमें बदकिस्मती से आप ये जो मेन लेजिस्लेशन का पार्ट है वो गायब नजर आ रहा है आपको, जिससे आपको कन्फ्रंटेशन शायद वर्सेस सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट, उसकी वजह है कि ब्लेमिंग उन पे आ रही है, दे आर बीइंग ब्लेम्ड, दैट्स व्हाई। देखिए, ब्लेम इसलिए नहीं आ रहा कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं, ब्लेम इसलिए आ रहा है कि कोई लीगल कवर उनके लिए, एक्शंस के लिए नहीं मौजूद। जब आप वो लीगल कवर उनको प्रोवाइड कर देंगे तो उसके बाद ये ब्लेम ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो जाएगा। और अनवार साहब, हम ये बात या ये फैक्ट क्यों नहीं समझते कि अगर एक ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो कि स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी सिक्योरिटीज़ किसी भी नॉर्मल टेरिटरी की सिक्योरिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसको ज़्यादा कवर करना या उसको इंटेलिजेंटली डील करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उसको चकवाल या साहिवाल की तरह नहीं डील कर सकते। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर ऐसी टेरिटरीज़ में कुछ इंटरफेरेंस है भी एजेंसीज़ की तरफ से फॉर एग्जाम्पल, तो फिर उसको इतना एग्जैजरेटिंगली क्यों ट्रीट किया जा रहा है? देखिए जी, ये क्वेश्चन मेन स्ट्रीम, व्हेन वी कॉल स्टेट, अनफॉर्चुनेटली लोग उसको सिनोनिम लेते हैं फॉर द मिलिट्री इन पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हालांकि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्टेट कंप्राइजेज ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड एनी टियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। ये पूरा निजाम रियासत है। रियासत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इन इंसर्जेंसीज को आइदर इन बलूचिस्तान और इन फाटा और इन केपी, मैं सबको जनरलाइज कर रहा हूँ, इसको सिक्योरिटी फोर्सेस, पार्लियामेंट, मेन स्ट्रीम मीडिया ये कैसे रिस्पॉन्ड करे? हमारा अभी तक इस पे कंसेंसस नहीं बन रहा। And do you let me come on media, and do you believe that we have been very irresponsible regarding Balochistan? Of course, there is no second opinion on that. एक तो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में लोगों के पास डिस्टॉर्टेड मालूमात है।
और उस डिस्टॉर्टेड मालूमात के जरिए जो है ना एक मखसूस पिक्चर पेंट की जाती है। मैं एक बड़े लीड एंकर पर्सन को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बलूचिस्तान का जब उनका मैंने सोशल मीडिया पे सुना तो आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू नेम दैट एंकर पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी। मैं ऑफ कोर्स मैं भी उसको अवॉइड करूंगा उनको नाम लेना, लेकिन बड़ा नाइव किस्म की इंटरप्रिटेशन थी उनकी हिस्टोरिकल इवेंट्स की। ठीक है, मोहब्बत साहब आप मुझे बताएं, इन्होंने लेजिस्लेशन की बात की कि ये कोई इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इंटरफेरेंस है फॉरेन एजेंसीज की, फॉरेन कंट्रीज़ की, लेकिन अगर हम अपनी लेजिस्लेशन स्ट्रॉन्ग कर लें तो ये मसले हल हो सकते हैं। जैसे कि आपने पहले पॉइंट रेज किया था कि सीरियसनेस ही नहीं है, जब सीरियसनेस नहीं होगी तो फिर लेजिस्लेशन कैसे आएगा? बीबी बिल्कुल कागड़ साहब ने ये सही कहा, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जब ये कानून ही नहीं है, जब मुझे अख्तियार ही नहीं है और काम भी मुझे दे दिया जाता है और फिर मैं करता हूँ तो फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगता है। ठोकर तो उसी को लगता है जो चल रहा हो, बैठे हुए को ठोकर नहीं लगता। अब हमारी सूबाई हुकूमत की मिसाल है, उसको ठोकर इसलिए नहीं लगता कि वो चल ही नहीं रहा। अब वो जो FC है, वो जो काम करते हैं, वो जो दिन रात वहाँ ड्यूटियाँ देते हैं, वही अभी की जो सूरत हाल आपके सामने है। कभी हुकूमत सूबाई हुकूमत सी जमहूरी हुकूमत ने FC को 2 माह के लिए पुलिस के अख्तियार क्यों दिए? ये अगर पहले दे दिए होते तो आज सूरत हाल ये नहीं होती। लोगों को मरवा मरवा के लोगों को इस तरह की सूरत हाल पैदा करके उसके बाद दे दिया जाता है। तो अभी क्योंकि ये कानूनी इसी हुई कागड़ साहब वाली बात अभी तो आ गई सामने। ठीक है, आप मुझे बताएं कि अगर हम बलूचिस्तान को कंसिडर करें तो पाकिस्तान का सबसे पहला नेशनल इंटरेस्ट कौन सा है जो डैमेज होता है? व्यूअर्स को समझाने के लिए, इस इशू के सेंसिटिविटी को समझने के लिए आई टेक योर आंसर। एक कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन है? हेलो 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 जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके प्रोग्राम से बलूचिस्तान की बात हो रही है जी। सबसे पहले बेसिक चीज जो है ना कि आप अंदरूनी तौर पे जो भी करें, जो जितने भी सिक्योरिटी के मेजर्स करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाइना को देखें, उन्होंने वॉल बनाई सैकड़ों साल पहले जब उनको बाहर से इन्फिल्ट्रेशन होती थी। इंडिया को जो प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने सारी की सारी पाकिस्तान के साथ जो है वो फेंसिंग कर दी, वो सुकून से हो गए। हम क्यों नहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, अगर हम फेंसिंग नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम माइनिंग शुरू कर दें, एक तरफ से शुरू तो करें। आप अपने घर को जब दरवाजे खुले छोड़ देंगे तो आप अंदर से आप उसको सही करेंगे और रात को फिर से चोर आ जाएगा। तो आप इस तरह हाउ कैन यू कंट्रोल सच सिचुएशन? अच्छा, और आई गॉट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। अनवार साहब आपकी तरफ आऊँगी। इन्होंने फेंसिंग की बात की, बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ना सिर्फ फिजिकल फेंसिंग की ज़रूरत है बल्कि मेंटल फेंसिंग और डिप्लोमेटिक फेंसिंग की भी ज़रूरत है। व्हाट डू यू थिंक? I absolutely agree with your caller जो उन्होंने कहा है और आपने जो कहा है। It's a combination of both. आपको अपने बॉर्डर्स ओवरऑल, एक सोसाइटी में डेटाबेस और दूसरा अपना बॉर्डर कंट्रोल, इसको इंश्योर करना पड़ेगा। You should have a database for each and every household and individual residing in this territory of Pakistan. जब तक आपके पास ये डेटाबेस और कंट्रोल नहीं होगा तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ, मैं आपको बताऊं कि जी लोगों से आप बहस करें, वो कहते हैं जी खुदकुश हमलावर का तो कोई इलाज ही नहीं, तो लिहाजा हम फिर कलेक्टिवली खुदकुशी कर लें। आखिर ये एक्सप्लोसिव कहाँ से आती हैं, ये कम्यूट कैसे करती हैं फ्रॉम पॉइंट A to D, ये लेकिन एग्जैक्टली यू आर राइट। मुझे यहाँ पे एक पॉइंट रेज करना है कि इफ़ यू आर सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और अगर हमारी हुकूमत के पास भी और हमारी एजेंसीज के पास भी प्रूफ्स हैं, तो फिर हम डिप्लोमेटिक लेवल पे, क्योंकि हम जंग नहीं लड़ सकते और हम नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि ये वो एरा नहीं है कि जब 2 मुल्कों की जंग हुई तो बस 2 मुल्कों की रहेगी, ग्लोबलाइज्ड वॉर होगी। और जिस तरह के वेपन्स इस वक्त दुनिया में बनाए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन, डिप्लोमेसी इज़ द सोल्यूशन। बतूल, मैं यहाँ पे आपकी इजाज़त से एक छोटी सी बात, मेरी हम्बल सबमिशन है कि हमारा स्लोगन, नेशनल स्लोगन जो है वो स्ट्रेंथन पाकिस्तान होना चाहिए, वीकन पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करें। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। मुझे मोहब्बत साहब को कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाना है। जी बेबी, अगर ये हमदर्दियाँ, दिलचस्पियाँ हुकूमतों में होती तो आज ये सूरत हाल नहीं होता।
यही तो हमारा रोना है, यही तो हमारा कहना है कि उनकी दिलचस्पियाँ हैं ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक ले लें और नाज़रीन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस बात को मज़ीद मुफस्सल तरीके से डिस्कस करेंगे कि हुकूमती लेवल पे वो कौन सी इनसिक्योरिटीज़ हैं कि हम ये बात बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे क्यों नहीं कह सकते कि अगर भारत इंटरफेयर कर रहा है या अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है या इजराइल इंटरफेयर कर रहा है तो हमें उसे रोकना है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अनवार साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि हम किस तरह सिफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाएं और बलूचिस्तान को एड्रेस करें। देखें जी, सिफारती ताल्लुकात इसमें इंस्टीट्यूशनल इनपुट ऑफ कोर्स सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की हमारे मुल्क में रही हैं। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। फॉरेन ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफ द डे की प्रायोरिटीज हैं। इन तीनों की कॉम्बिनेशन और जितनी हमारी अक्रॉस द बोर्ड ग्लोब में आउटपोस्ट हैं, फॉरेन ऑफिस की जो एम्बेसीज हैं, उनको मोबिलाइज होना चाहिए। उनको रिस्पेक्टिव मुल्कों में जहां पे वो बैठे हुए हैं उनकी लोकल पॉपुलेस को इंगेज करना चाहिए। वी आर एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड अफेयर्स। एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान लेस देन पाकिस्तानीज। पाकिस्तानियों के अलावा तमाम दुनिया पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रही है और हमारी एम्बेसी सिर्फ वो, मुझे लग रहा है कि रूटीन ट्रांसफर, पोस्टिंग और अच्छे उसमें लगे हुए हैं। नो वन इज कंसर्न्ड कि हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव डिप्लोमेसी में है क्या। वो वहां पे बैठ के आई डोंट नो लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में ये क्या कर रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट वॉशिंगटन। द ग्लोब इज डिवाइडेड इनटू मेनी पावर सेंटर्स। हमें उन तमाम लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए फॉर द केस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है मोहब्बत साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम सेंस ऑफ ओनरशिप को कैसे लेके आए वापस। सिर्फ तरक्की करवाने से क्या हम उनके दिलों में से ये बात निकाल सकते हैं कि हम नहीं चाहते कि आप कभी पाकिस्तान से अलहदा हों, ऑल्दो कम लोग हैं जो पाकिस्तान को। ये हकीकत है कि बहुत सारे कम लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, लेकिन हमारी नाअक़बत अंदेश हुक्मरानों ने इस तादाद को बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ता जा रहा है। अभी से कह रहा हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ, खुदा रहा जो बलूचिस्तान के जो बलोच हैं, ख़ास तौर पे बलोचों का मसला, बलोचों के लिए उनके मसले, छोटे छोटे मसले उनका हल करो। इस मुल्क में हमारा भी उतना ही हक है जितना किसी दूसरे का है। ठीक है मोहब्बत साहब, पॉलिटिकल कंसेंसस क्यों नहीं आ जाता? जब भी बलूचिस्तान के हवाले से बात होती है, हर सियासतदान अपने अपने जलसे में बलूचिस्तान की तो बात कर लेता है कि हम बलूचिस्तान का मसला हल करना चाहते हैं, लेकिन कब टेबल टॉक हुई, कब गोलमेज कॉन्फ्रेंस होगी या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी पाकिस्तान में बलूचिस्तान को लेके? बेबी, ये तो शुरू से ही मैं यही कह रहा हूँ कि किसी को दिलचस्पी है नहीं, दूर से बैठ के करते हैं। अगर ये प्रोग्राम आप एक दो आपका मारूफ चैनल अगर बलूचिस्तान में भी जाके करता, उन कबाली लोग इलाकों में भी जाके करता, उन लोगों से भी पूछता, हमारे इलाके में मैं दावा देता हूँ जाके उन लोगों की ज़बान में जो आप सुनेंगे तो फिर हकीकत हाल, सूरत हाल आप लोगों को वाज़ेह होगी, पाकिस्तान में भी होगी। और आप ही ने जो भी पॉइंट रेज़ किया उसी में से पॉइंट निकालिए। और बहुत सारे जर्नलिस्ट डरते भी हैं जाने से बलूचिस्तान, उनको क्या पैगाम देंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल में कोई जाए और किसी के दावत पे जाए और वो तो अपना इलाका है, ऐसा कम अज़ कम मैं अपने इलाके में तो मैं कह सकता हूँ अल्लाह की मेहरबानी है, अमन है, हर कोई आ सकता है, जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अनवार साहब, आप मुझे बताएं सेंस ऑफ ओनरशिप को कैसे वापस लेके आए पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू? देखिए जी, उसमें सबसे पहले तो विद इन पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी खुल के और कैंडिड डिस्कशंस होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी में कैंडिड डिस्कशन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, वहां पे बड़ी कैंडिड डिस्कशंस होनी चाहिए। बायस और प्रेजुडिस चाहे वो किसी भी सूरत में हो, उससे दूर रहना चाहिए। ट्रूथ और ऑब्जेक्टिविटी को अगर आप क्राइटेरिया रखेंगे तो बड़ी आसानी से आप बलूचिस्तान के मसले पे अच्छे नतीजों पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, ऑल्दो इस बारे में पहले बात मुझे एक पॉइंट ऐड करने दे। ऑल्दो हम इस बारे में बात कर चुके हैं पहले, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लें। बलूचिस्तान का जो इशू है ज़्यादा एथनिसाइज्ड है, एथनिक इशू है, लेकिन इसको हल तो पॉलिटिकली ही करना है। सॉरी, मैं कह रही हूँ कि बलूचिस्तान का जो मसला है वो एथनिक इशू है। इट्स एज अ रीडर इट्स एन एथनिक इशू मोर विद इन द बलूचिस्तान। अगर हम फॉरेन इंटरवेंशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, लेकिन हम इसको हल तो पॉलिटिकली ही करना है ना। ऑफ कोर्स जी, इसको पॉलिटिकल हल करना है। बट जब हम पॉलिटिकल हल की बात करते हैं तो उसका मतलब पतन ये नहीं होता है कि कोई अलग ही इख्तियार कर ली जाए। ठीक है
अनवर साहब एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पे, उनका सवाल सुन लेते हैं। जी जी बोलिए, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बतूल, मैं आमिर मलिक बात कर रहा हूँ फ्रॉम लाहौर। जी सिर्फ ये बात पता करनी थी कि इतने सारे लोग इतने मकालमे लिखे जा रहे हैं, कॉलम्स हो रहे हैं, लोग डिबेट्स कर रहे हैं, मेन चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद में ही बैठ के क्यों कर रहे हैं? तकलीफ जहाँ मौजूद है वहाँ जाने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? चाहे वो इमरान खान साहब हों, सैयद मनवर हसन हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, या जो भी मौजूद हो, हम जितने भी मसाइल हैं उनको उठा के हम फौजी क़यादत की तरफ क्यों फेंक देते हैं? जब इनको वोट चाहिए होते हैं या इनको बड़े लेवल के ऊपर बजट अप्रूव कराना होता है तो ये तमाम मामला शुरू होगा। इलेक्शन आ गया तो सबका बलूचिस्तान याद आ गया। बलूचिस्तान के पाकिस्तान के हिस्से के अंदर मौजूद नहीं? क्या बलूचिस्तान के लोग मुसलमान या पाकिस्तानी नहीं? इस्लामाबाद में बैठ के ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? या कोयटा तक महदूद क्यों हैं? या गवादर का जो बलोच है, या पसनी का, या पंजगोर का, वो बलोच उसके दिल के अंदर जो तकलीफ है, ये जो उसके साथ मसाइल, सिर्फ मिसिंग पर्सन मसला नहीं है, मसला है वहाँ पेट में रोटी। जब आप रोटी उनको नहीं देंगे, उनको तालीम नहीं देंगे, उनको सेहत नहीं देंगे, तो लाजमी सी बात है बेरोजगार नौजवान जो है वो गलत रास्तों की तरफ बढ़ेगा। अपनी माँ और बहन को भूखा देखेगा तो वो किसी न किसी रास्ते को तो पकड़ेगा। असल मसला जो है वो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों के पास है, लेकिन वो हल इसलिए नहीं करना चाहते कि अगर वो हल कर देंगे तो उनके अपने ये जो बड़े बड़े 5-5, 10-10 केनाल के जो घर हैं, लेकिन हमें रोटी तो पूरे मुल्क में, रोटी का फुकदान तो पूरे मुल्क में ही है, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है। किसी जगह नहीं है। आप लोग यही चीज गलत प्रेडिक्ट करते हैं। रोटी का अगर फुकदान पूरे मुल्क में होता तो ये जो बड़ी बड़ी बर्गर्स चेन्स हैं, इनके रात को बंस और कबाब जो है वो खराब हो जाते। ये कौम 500 से 700 रुपए का बर्गर खाने लाइन लगा के खाने के लिए तैयार है। ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ गई है, लेकिन यहाँ पे एज एन ऑब्जर्वर मुझे थोड़ा सा बलोच अवाम का भी कसूर लगता है। पार्डन के साथ कोई ये बात माइंड ना करे, नहीं, लेकिन एक उनसियत भी तो होती है ना अपने मुल्क से कि हमें कोई इससे अलग नहीं कर सकता। कोई आपके हाथ में हथियार पकड़ा देगा तो ठीक है, रोटी मिल रही है तो आप मुल्क से नफरत तो नहीं कर सकते। एक मिनट, आप मुझे बताएं, आप बलोचों को क्यों बुरा कह रही हैं? मैं बहैसियत पंजाबी मैं सपोर्ट करता हूँ पूरी बलोच कौम। मैं भी पंजाबी हूँ, मैं बलोचों को बुरा नहीं कह रही। प्रोग्राम में कॉल करने का बहुत शुक्रिया। आपके पॉइंट पे ही डिस्कस कर रहे हैं। मसला उठाया, क्या वो महरूम थे? बलोचों को तो दिया ही नहीं हमने कुछ, आज तक कोई स्कूल नहीं बनाया। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आपकी बात को। ये भी इंसेंटिव्स पाए जाते हैं कि इनको कोई स्कूल नहीं बना के दिया। बेबी बिल्कुल आप प्लीज बलूचिस्तान विजिट करिए, देखिए वहां पे कितना बड़ी सही कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बार बार बदइत्मादियाँ, बार बार वायदे करने के बाद, खिलाफ वर्जियाँ करने के बाद अब वो इत्तेमाद की भी तो कमी है। अब वो इत्तेमाद हमें कौन देगा? एड्रेस तो दोनों साइड्स को करना होता है ना, बलोचों की तरफ से भी। जैसे मैं आम बलोच की बात नहीं कर रही, मैं बलोच लीडरशिप की बात कर रही हूं। कहता हूँ कि 95% बलोचिस्तान के बलोच वफादार हैं पाकिस्तान के, लेकिन वो अपना हक मांगते हैं, उनके साथ वफा मांगते हैं, आपके अपना तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये चाहिए। अगर ये आप हर जिले में, हर इलाके में पहुंचाएंगे। देखिए मोहम्मद साहब, ये दो अलग बातें हैं, दो तरह की बलोच हैं जो हर हाल में पाकिस्तान के साथ। मुझे थोड़ा सा मौका दे दें। दूसरी वजह बलूचिस्तान की बदबख्ती ये रही है कि बलूचिस्तान में जो फरसुदा निज़ाम है, नवाबी सरदारी निज़ाम जो है, इसने बलूचिस्तान के जो बलोचों का बेड़ा गर्क किया, इसी ने सदियों से ये हमारे मुझे आपकी बात समझ आ गई। अनवर साहब, अभी कॉलर ने जो पॉइंट रेस किया, मैं इसको एक और एंगल से डिस्कस करना चाह रही हूँ कि दो तरह के बलोच हैं, अगर हम सिर्फ ऑस्टेंसिवली डिवाइड करें, कि एक वो हैं जो हर हाल में पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं, और मोहम्मद साहब के अकॉर्डिंग वो 95% है, और दूसरी तरफ वो बलोच हैं जो फ्रॉम द फर्स्ट डे पाकिस्तान के अगेंस्ट ही हैं। और अगर आप सोवियत यूनियन के टूटने से पहले भी बलूचिस्तान को पढ़ें तो तभी ये सिचुएशन थी, इंटरवेंशन थी, और तोड़ना चाहते थे बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को, और अभी भी तोड़ना चाहती है। तो हम ये जो दो बलोच एटीट्यूड्स हैं, इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं कर सकते? देखें जी, ये मैंने अर्लियर एक हिंट आपको दिया था कि ये सर्कमस्टांसेस उसको सप्लीमेंट करती हैं। मैं यहाँ पे आर्गुमेंट उसका ले आऊंगा। उसामा बिन लादेन was the most privileged person of his in terms of class, लेकिन वो एक सोसाइटल मिशन पे वो लोग चले गए। तो इकोनॉमिक आर्गुमेंट इज नॉट ऑलवेज सपोर्टिव फॉर इंसर्जेंसीज, लेकिन वो वहां पे थ्राइव जरूर करते हैं जहां पे पॉवर्टी होती है, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है। वो उनको एड्रेस करना हर सूरत हाल में लाजमी है, चाहे ये इंसर्जेंसी चल रही हो या ना चल रही हो। लेकिन इंसर्जेंसी को डायरेक्टली उससे लिंक करना इतना मुनासिब नहीं है, मेरा व्यू ये है।
ठीक है अनवर साहब, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, और अब डिस्कस करते हैं कि बलूचिस्तान में वेज ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस क्या होने चाहिए, किस तरीके से पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट किया जाए बलूचिस्तान के इशू को। ये तो एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको पहले स्टेबल होने की ज़रूरत है। बीबी पहले जो बंदे हों, जो जिस तरह के लोग हों, उनमें खौफ खुदा, उनकी आँखों में शर्म, आने वाले कल का डर, अपने कौम, अपने मुल्क, अपने सूबे से हमदर्दी, ये चीज़ें होंगी। अपने अंदर की सफाई पहले करेंगी तो फिर उसकी आवाज़ में गूंज भी होगी। लेकिन मोहम्मद साहब अनवर साहब कह रहे हैं कि अभी तो हमने कभी सीरियस डिस्कशंस ही नहीं किए बलूचिस्तान को लेके, तो क्या हम इतना पीछे कोई करे नहीं करे, मसला यही है जो मैं कह रहा हूँ। ये चीज़ें होंगी, उसके बाद फिर मिल बैठ के, फिर अल्लाह भी मदद करता है, जो हिम्मत करता है। कोई वजह नहीं है कि बलूचिस्तान का मसला हल ना हो। ठीक है अनवर साहब, आप मुझे बताएं कि जो इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस है उसको कैसे टैकल करें। कोई एक इंस्टीट्यूशन बलूचिस्तान के बारे में एकदम से बहुत सारी सर्विसेज देना शुरू कर देता है और दूसरे इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करना शुरू कर देता है, फिर दूसरा इंस्टीट्यूशन कहता है कि बलूचिस्तान के लिए तो आज तक जो किया मैं नहीं किया, मैंने तो इसको बचाया हुआ है। फिर पहला इंस्टीट्यूशन कहता है कि नहीं मुझे तो पता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। ये जो एक झगड़ा चल रहा है, जो ब्लेम गेम चल रही है, इसको कैसे एड्रेस करें और एक इंस्टीट्यूशनलाइज कॉन्फिडेंस कैसे लेके आए। देखिए जी, ये वैसे मरी साहब ने जो कुछ किया मैं उनको बिल्कुल उसकी हिमायत कर रहा हूँ। सिंसियरिटी इज द बेसिक आंसर जो उन्होंने कहा। इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट में जो आपको कन्फ्रंटेशन नजर आ रही है, हमें थोड़ा सा अपने ईगोस को उनकी मसाजिंग करनी पड़ेगी। ईगो मसाज की जरूरत हर तरफ है। किसी ने न इसको बिगाड़ा है न बचाया है, हर एक अपनी अपनी दानिश के मुताबिक लगा हुआ है। हमें एक ओपन माइंड के साथ एक फोरम बनाना पड़ेगा वेयर वी गिव दीज इनपुट्स और इसको डिस्कस करना पड़ेगा। हम कोई हिंदुस्तान और नेपाल की रियासतें या इदारे नहीं है कि कोई नेपाल को रिप्रेजेंट कर रहा है और कोई हिंदुस्तान को। बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट पाकिस्तान एंड दे नीड टू कम्युनिकेट एंड टॉक एट अ सर्टेन लेवल विद ऑल सिंसियरिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा ठीक है, बड़ी आसानी से हम नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि क्या करना चाहिए। ठीक है मोहम्मद साहब, एक यहाँ पे एक एंगल इस डिस्कशन का ये भी है कि हम जब बलूचिस्तान को डिस्कस करते हैं तो हमारे मीडिया का जो रोल रहा है, अगर मैं नियर पास्ट की भी बात करूँ तो उसमें ज़्यादातर एंटी एलिमेंट्स नज़र आते हैं आपको स्क्रीन पे। हाँ। क्या जो प्रो स्टेट एलिमेंट्स हैं या वो एलिमेंट्स जो कि पाकिस्तान के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, वो क्यों नहीं अपनी आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग करते कि उनको भी बार बार प्रोग्राम में बुलाया जाए और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए। इनको भी अल्लाह हिदायत करे, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल हकीकत आप कह रही हैं कि वो जो हुकूमत मुखालिफ हैं, जो मुल्क के मुखालिफ हैं, उनके बयान, उनके इंटरव्यू तो बड़े बड़ा चढ़ा कर देते हैं। जो मुल्क की खातिर बोलते हैं उनके ना अखबारात में होते हैं। लेकिन इसमें कसूर उनका भी तो है ना कि वो इतना बढ़ चढ़ के क्यों नहीं आते सामने, के उनके इंटरव्यूज किए जाए। सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन का तो कसूर नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि उस पर से घुटन हो, उस पर पाबंदी हो कि दूसरा नहीं बोल सके। अगर बोलते हैं तो फिर हमारे सामने बोले और ऐसा होने की वजह से मसला भी हल नहीं हो पा रहा। आपकी इस प्रोग्राम में अगर वो जो मुखालिफ लोग हैं, जो पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहते हैं, अगर वो भी बैठे होते, हमारे सामने बोलते, तो फिर हकीकत आपके सामने खुल के हम बता सकते हैं। हम उनका किरदार बीबी, हम उनका किरदार बताते, मैं जानता हूँ। आप भी बता सकते हैं, वो लोग भी आप लोगों का किरदार बताते रहते हैं। नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। हमें पता है कि कौन क्या है, इसका माजी क्या रहा है, इसका वालिद ने क्या किया, इसके दादा क्या करता रहा है। वो हमसे कोई पूछे, हमें तो पूछने वाला कोई नहीं है। तो हमारी आवाज़ में गूंजी नहीं है, हमारी आवाज़ कहीं पहुंच नहीं सकती। और वो बाहर से डॉलर लेते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बकवास करते हैं। जो सूरत हाल आपके सामने अभी आप जाने। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, रहीम भाई खान से। जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जुल्फ़कार बोल रहा हूँ जी, रहीम खान से। जी जी। तो बलूचिस्तान के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि ये बलूचिस्तान वाले जो हैं जी हमारे भाई हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सारे मिलकर चारों भाई जो है, पंजाब जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, पंजाब है, हम ये चाहते हैं कि सारे भाइयों की तरह रहें। तो मेरी ये अपील है सब भाइयों से कि ये जो टारगेट किलिंग हो रही है ये प्लीज बंद की जाए और जो है सारे प्यार मोहब्बत से रहे। ये हमारा वतन है, हमने बड़ी कुर्बानियों से लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आई गॉट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। अनवर साहब, आप मुझे बताएं
कि मोहब्बत तो है हमारे लोगों को बलूचिस्तान से, लेकिन इसके बावजूद हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जैसे हम एंटी स्टेट एलिमेंट्स को, मे बी इट इज़ प्लान्ड और नॉट प्लान्ड, कि उनके इंटरव्यूज़ या उनके पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा सुनाई देते हैं, और जो प्रो स्टेट एलिमेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ ही कम सुनाई देते हैं। बतुल, मैं इसमें एक कॉमन डिजीज जिससे मीडिया सफ़र कर रहा है, दैट इज़ ऑफ रेटिंग। आप एक कलेक्टिव डिजीज है, जब तक आपकी रेटिंग किसी प्रोग्राम की नहीं आती है उसकी बुनियाद पे ही आप लोग सोचते हैं। ये मेरा मसला नहीं है, ये एक इनबिल्ट प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पर्टिकुलरली आ गया है। आई एम ऑफ द व्यू एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि ये प्रो स्टेट और एंटी स्टेट के हवाले से जेरी एडम्स ऑफ IRA, उनकी आवाज BBC पे ब्रॉडकास्ट होना मना थी, सिर्फ आप उनकी तस्वीर दिखा सकते थे। लेकिन यहाँ पे एयर वेव हमारी जो टाइमिंग्स है वो हम घंटा घंटा कभी जैद को, कभी बकर को, कभी किसी को दे रहे होते हैं, और वो कहते हैं हमारा एक नुकाती एजेंडा है, हमने ये मुल्क तोड़ना है, और आप उनको फिर भी जो है ना बार बार इनवाइट कर रहे होते हैं। इट इज अ डिसीजन फॉर द मेन स्ट्रीम मीडिया। अगर आप उनको कन्फ्रंट करें तो वो कहते हैं दे टेक द आर्ग्यूमेंट ऑफ द सेंसरशिप कि जी ये तो सेंसरशिप के जिम्मे में आता है। हालांकि नेक्सलाइट मूवमेंट 6 स्टेट्स में शायद गालिबन इंडिया में चल रही है। मैंने आज तक कोई मेन स्ट्रीम में ना उनके लिए आर्टिकल देखा है, न किसी स्पोक्स पर्सन को उनका इंटरव्यू लेते देखा है कि उनका क्या व्यू है। वो एक सेल्फ रेगुलेशन है फ्रॉम द साइड ऑफ द मीडिया। तो ये आपका डोमेन है बनिस्बत हमारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हमने बलूचिस्तान को डिस्कस किया, और मैं जब जब बलूचिस्तान पे प्रोग्राम करती हूँ तो मैं आखिर में फ़िक्र ज़रूर कहती हूँ कि हम बलूचियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। अब उसको मोहब्बत करने के तरीके और मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो बलूचियों को भी चाहिए कि वो थोड़ा एटलीस्ट वो इंस्टीट्यूशंस जो उनकी फेवर में बात करें उनको अंडरस्टैंड ज़रूर करें, और अब इस बारे में बात करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत है, बजाय कि हम एक दूसरे को डिफेम करते रहें। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।